वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारी एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th के चैप्टर नंबर 6 को, जिसकी ऑलरेडी हम 2 वीडियो बना चुके हैं और ये इसकी अंतिम वीडियो होगी। तो इस तीसरे भाग में हम जानेंगे कि जो हमारी प्रमेय रह गई थी, प्रमेय 6.6 और उसके बाद आने वाली प्रमेय, उनको कैसे हल किया जाता है। तो आइए उसकी शुरुआत करते हैं। तो यहाँ देखिएगा, यहाँ प्रमेय 6.6 में दिया हुआ है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो ये चीज हमें सिद्ध करनी होगी। तो उसके लिए हमने क्या किया है कि यहाँ पर पहले से 2 त्रिभुज लिए, त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR। तो यहाँ पर त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR लिया है, तो हम उत्पत्ति में लिखेंगे। तो हमें उत्पत्ति करनी होगी कि हम क्या करेंगे, यहाँ A से और सीधा एक शीर्ष लंब डालेंगे जो M बिंदु पर होगा, और ऐसा ही P से यहाँ पर हम शीर्ष लंब डालेंगे, जो शीर्ष लंब डालते हैं वो N पर होगा। तो इस प्रकार से रचना होगी। तो हम लिखते हैं AM शीर्ष लंब हम डालेंगे BC तथा PN शीर्ष लंब हम डालते हैं QR पर। ये हम शीर्ष लंब डाल देते हैं। इसके बाद में अब यहाँ पर हमें जो पहले दिया हुआ था वो क्या था, उसे हम थोड़ा सा यहाँ लिख लेते हैं कि हमें दिया हुआ है कि त्रिभुज ABC, ध्यान दीजिएगा, 2 समरूप त्रिभुज हैं। पहले से कहा है कि ABC समरूप दिया हुआ है किसके, त्रिभुज PQR के। दोनों त्रिभुज पहले से हमें यहाँ पर समरूप दिए गए हैं। अब इसके बाद हमें सिद्ध क्या करना होगा, तो हम यह लिख सकते हैं, सिद्ध करना है कि एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटे एरिया ऑफ त्रिभुज PQR जो बराबर होगा किसके, इनकी जो भुजाएं हैं, जैसे AB बटे यहां से PQ, इसके वर्ग के बराबर होगा। दूसरा हम यहां क्या लिख सकते हैं, दूसरा हम यहां पर लिखेंगे दूसरी भुजा BC बटे QR के वर्ग के, या फिर तीसरा हम लिख सकते हैं CA बटे और यहां से RP के वर्ग के। तो ये हमें सिद्ध करना होगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, अब हमने शीर्ष लंब डाल दिया है, तो शीर्ष लंब डालने के बाद हम सबसे पहले इन दोनों ही त्रिभुजों का क्षेत्रफल लिखते हैं। तो देखिए शुरुआत करते हैं। अब त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल देखिए क्या होगा। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC बराबर कितना हो जाएगा, देखो सबसे पहले जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो होता है 1/2 गुणा आधार इसका BC है, तो BC लिखेंगे, BC गुणा ऊंचाई इसकी AM दी हुई है, तो इसको लिखेंगे हम AM। इसके बाद में दूसरा देखिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ त्रिभुज, अब किस त्रिभुज का एरिया लिखना है हमें, PQR का, तो लिखेंगे PQR बराबर से 1/2 गुणा आधार, देखिए आधार है QR, तो इसको लिखेंगे QR गुणा, अब इसकी ऊंचाई जो है वो इसका शीर्ष लंब होगी, वो है PN। अब यहां इन दोनों ही जो यहां पर दोनों समीकरण हमारे ये बने हैं, इनको हम आगे हल करते हैं। तो क्या लिख सकते हैं इनसे, अब हमें क्या चाहिए, दोनों का अनुपात चाहिए ना, तो दोनों का अनुपात लिखते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR बराबर हो जाएगा 1/2 गुणा, यहाँ पर जो हमारा ये था इसका नाम BC था, C हमने यहाँ पर नहीं लिखा, ये लिख दिया। तो BC गुणा AM बटे 1/2 गुणा, और ये था QR गुणा PN। अब देखिए यहाँ से 1/2 से 1/2 को कैंसिल आउट किया जा सकता है। अब जो हमारे पास बचेगा उसे हम लिख लेते हैं अंत में। तो यहाँ से बचेगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC बटे एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR जो बराबर हो जाएगा किसके, BC इंटू AM बटे QR इंटू PN। अब इतना तो हमने बना दिया, इसको समीकरण नंबर 1 दे देंगे हम। अब इसके बाद में देखिए यहाँ पर हमने इसको समीकरण नंबर 1 दे दिया है। इस दोनों ही त्रिभुजों में हमने इनका क्षेत्रफल तो निकाल दिया। अब इसके बाद यदि हम छोटे त्रिभुज को देखें, त्रिभुज ABM या फिर AM और B को देखें, और ऐसा ही त्रिभुज PNQ को, इन दोनों ही त्रिभुजों की अब तुलना करते हैं। अब लिखेंगे, अब त्रिभुज
एम बी तथा त्रिभुज पी एन क्यू में। यहां ध्यान से देखिएगा, इन दोनों ही त्रिभुजों में क्या है कि दोनों त्रिभुज पहले से कैसे दिए हुए थे, समरूप दे रखे थे। इस कारण से कोण बी कोण क्यू के बराबर होगा, और ये हमने शीर्ष लंब डाला है तो ये कोण दोनों 90 डिग्री के बराबर होंगे। तो इसमें लिख सकते हैं कोण बी बराबर से कोण हो जाएगा क्यू के। क्यों होगा ये बराबर? क्योंकि दोनों त्रिभुज समरूप हैं। दोनों त्रिभुज समरूप थे। कौन से वाले त्रिभुज? बड़े वाले त्रिभुज। जो कौन से हैं? त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पी क्यू आर समरूप, या फिर लिख सकते हैं समरूप हैं। कौन से वाले त्रिभुज? त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, इस कारण से। और यहां दूसरा लिखेंगे कोण एम बराबर हो जाएगा कोण एन के। कितना? क्योंकि वो 90 डिग्री के हैं दोनों तरफ 90 डिग्री के, इस कारण से। अब इसको हम आगे बढ़ा सकते हैं सवाल को हमारे को यहां से। तो आगे क्या कहता है कि जब हमने दोनों कोणों को बराबर कर दिया है तो यहां लिखेंगे ए नियम से त्रिभुज। कौन सा वाला त्रिभुज? जो त्रिभुज हमने लिए थे, त्रिभुज ए एम बी समरूप हो जाएगा त्रिभुज, दूसरा होगा पी एन क्यू, दोनों समरूप हो जाएंगे। अब हमने जब इन दोनों ही त्रिभुजों को समरूप बना दिया है तो इसके अब जो बचे हुए अंग होंगे वो भी कैसे हो जाएंगे? समरूप होंगे। कैसे? देखो, अब इन त्रिभुजों में ए एम बटे और यहां से दूसरा उसके लिए क्या होगा? पी एन बराबर हो जाएगा। किसके बराबर होगा? वो होगा यहां से ए बी बटे और इसके लिए पी क्यू के बराबर, पी क्यू के ये बराबर हो जाएगा। अब इसके बाद में अब हम दो यहां पर देखें कि जब यह भाग भी इनके कैसे आ रहे हैं? समरूप हैं। और बड़ा वाला जो त्रिभुज था वो पहले से समरूप दिया हुआ है, इसीलिए हम क्या लिख सकते हैं? हम इसीलिए ये जो चिन्ह है ये इसीलिए क्या होता है, इसको इस प्रकार समझ सकते हैं, इस चिन्ह को कहा जाता है इसीलिए, और इस चिन्ह को कहा जाता है चूंकि। तो आपको ये चिन्ह गणित में कहीं भी देखने को मिल सकते हैं, इनका प्रयोग भी सवालों को हल करने के लिए मुख्य रूप से किया जाता है। अब देखिए, त्रिभुज ए बी सी जो समरूप था, कौन से त्रिभुज के समरूप था? ये था त्रिभुज पी, यहां था त्रिभुज पी क्यू आर के। इस कारण से अब हमें क्या मिलता है यहां से? अब यहां से हम कह सकते हैं कि ए बी बटे पी क्यू जो है वो बराबर होगा, ए बी बटे पी क्यू बराबर होगा किसके? बी सी बटे क्यू आर के। यहां से क्यू आर, और ये भी बराबर हो जाएगा किसके? सी ए बटे आर पी के, सी ए बटे आर पी के। ये तीनों ही कैसी हो जाएंगी? भुजाएं बराबर होंगी। अब इसके बाद में जब हमने इनको बराबर कर दिया है तो इनका क्षेत्रफल जो है वो किसके अनुसार आएगा? अब हम लिखते हैं इसीलिए एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी बटे एरिया ऑफ ट्राइंगल यहां पर पी क्यू आर। अब इन दोनों ट्राइंगल में हम लिखें तो इसको क्या लिख सकते हैं? अब इसको हम लिख सकते हैं क्या? ए बटे बी, यहां से ए इसको आधार माने और इसको ऊंचाई मान सकते हैं, क्योंकि तीनों कैसे हैं? समरूप में, तो ये एक ही अनुपात में थे, इस कारण से इसको लिखा जा सकता है ए बी बटे और यहां से पी क्यू गुणा में, और इसको कहा जाता है ए एम बटे और यहां से आ जाएगा ये पी और एन। तो इस कारण से इसको ऐसा लिखा जा सकता है। अब इसे लिखने के बाद में अगर हम यहां ध्यान से देखें कि हमने जो निष्कर्ष निकाला था ए एम बटे पी एन, जो ए एम बटे पी एन है वो किसके बराबर है? ए बी बटे पी क्यू के। यहां पर ये ए बी बटे पी क्यू के बराबर है, और यहां समीकरण 1 में हमने ये क्षेत्रफल निकाला था इसका। तो इस क्षेत्रफल में समीकरण जो इसको अगर हम 2 देना चाहें और इसको समीकरण 3, तो हम समीकरण 1 और 2 से हम यहां पर ये मान यहां पर रखेंगे। तो इसको अब आगे क्या लिख सकते हैं? यही हमें समीकरण का मान यहां पर लिखना था, जिसको आगे बढ़ाकर क्या लिख सकते हैं कि ए बी बटे पी क्यू गुणा यहां आ जाएगा ए बी बटे पी क्यू। अब दोनों ये आ चुके हैं, तो अंत में हम आगे बढ़कर क्या लिख पाएंगे? इसीलिए एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी बटे
एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर जो बराबर हो जाए किसके, ए बी स्क्वायर, ए बी यहां पर देखिएगा ए बी का स्क्वायर है बटे पी क्यू का स्क्वायर है। और हम घातांक वाले नियमों से जानते हैं जब भी कभी यहां पर किसी भी भुजा का या फिर किसी संख्या का वर्ग दे रखा हो और हर में भी उसी संख्या का या किसी दूसरी संख्या का वर्ग दे रखा हो, दोनों में वर्ग होने पर उस वर्ग को हम वहां से हटाकर पूरे समीकरण पर या फिर पूरी भिन्न पर वर्ग लगा देते हैं। इस कारण ये क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ, या फिर इसको यहीं पर लिख सकते हैं हम, बराबर होगा ए बी बटे पी क्यू और इसका होल स्क्वायर। जब ये एक के लिए यहां पर एक भुजा के लिए या फिर एक भुजा के साथ में त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो उसकी संगत भुजाओं के अनुपात में कैसा आ रहा है, उसके वर्ग के बराबर आ रहा है, इसी कारण से बाकी सभी के लिए भी यही होगा। इसीलिए सभी संगत भुजाओं के लिए भी यही होगा। तो अब क्या लिख सकते हैं, अतः एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी बटे एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर बराबर हो जाएगा ए बी बटे पी क्यू का वर्ग या फिर बी सी बटे क्यू आर का होल स्क्वायर या फिर होगा सी ए बटे और आर पी का होल स्क्वायर। तो इस प्रकार से हम यहां पर इसे सिद्ध कर सकते हैं कि कैसे जब दो समरूप त्रिभुज दे रखे हो तो उनका जो क्षेत्रफल है उनकी संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात में होता है या फिर उनकी संगत भुजाओं के जो अनुपात है उनके वर्ग के रूप में होता है। इस कारण से इसको हम ऐसे सिद्ध कर पाएंगे। और आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहां पर रचना जो हमने की थी वो सिर्फ एक यहाँ पर शीर्षलंब जो डाला जाता है यही रचना में होगा, उसके अलावा और भी कुछ हमें यहाँ पर रचना में नहीं लिखना होता है। तो यहाँ से आप इसको एक बार फिर से करके देख सकते हैं ताकि आपको इसे प्रैक्टिस करोगे इसकी तो उसके बाद ये आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो आइए हम बढ़ते हैं हमारी अगली प्रमेय की ओर जो होगी 6.7 और 6.8। तो देखिए अब हम बढ़ते हैं हमारे अगली प्रमेय की ओर जो है प्रमेय 6.7। इस प्रमेय में दिया हुआ है यदि किसी समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से, तो हमने एक समकोण त्रिभुज लिया है, इसमें समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर, सामने समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है जो है AC। तो शीर्ष पर एक लंब डाला जाए, तो हमने एक लंब डाल दिया है BD डाला जाए, तो इस लंब के दोनों तरफ बने त्रिभुज, दोनों तरफ कौन सा, एक ये त्रिभुज बना हुआ है जिसको हम ADB कह सकते हैं और दूसरा त्रिभुज है BDC। बने त्रिभुज संपूर्ण त्रिभुज के समरूप होते हैं, मतलब ये जो दोनों त्रिभुज हैं ये बड़े वाले त्रिभुज के समरूप होंगे तथा परस्पर भी आपस में भी एक दूसरे के समरूप होते हैं। तो हमें सिद्ध क्या करना होगा, जो इसने बोला है तो हम लिखेंगे सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना होगा, नंबर 1 जिसको हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज ABC समरूप होगा किस त्रिभुज के, बड़ा वाला जो त्रिभुज है, बड़ा वाला त्रिभुज छोटे वाले त्रिभुज के समरूप होगा। छोटा वाला कौन सा है, ADB, दूसरा कॉमा, इसके अलावा दूसरा क्या सिद्ध करना है, त्रिभुज यहां पर ABC समरूप होना चाहिए त्रिभुज दूसरे वाले त्रिभुज के, कौन सा, BDC के, त्रिभुज BDC कॉमा एक चीज और सिद्ध करनी है कि ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के भी समरूप हों, तो वो क्या होगा, त्रिभुज यहां से ADB समरूप होना चाहिए त्रिभुज BDC के। तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हमने यहां पर देखा कि रचना में जो था वो तो जो इसने कहा था वो हमने यहां पर बना दिया है। तो अब हम यहां कहेंगे शुरुआत जब इसको कर रहे हैं तो त्रिभुज, अब बड़े वाले त्रिभुज के आधार पर इसको बनाना चाहें तो सबसे पहले त्रिभुज A, तो इसको लिखेंगे त्रिभुज ABC व त्रिभुज छोटा वाला त्रिभुज हमने लिया है ये वाला, तो इसको बोलेंगे ADB में। अब ध्यान से देखिएगा इन दोनों त्रिभुजों में हमने लिया है, इन तीनों त्रिभुजों को अलग अलग दिखाने के लिए हमने इस त्रिभुज को यहां बना दिया। तो यहां देख सकते हैं त्रिभुज ABC हमने बनाया है और त्रिभुज ADB बनाया है, वही नाम लिखा है जो इनके नाम यहां पर मौजूद थे। तो ध्यान से देखें कोण B और यहां पर अगर हम देखें कोण B और कोण D इस दोनों ही त्रिभुज में, क्योंकि कौन से त्रिभुज लिए थे, त्रिभुज ABC और ADB, तो ADB ये है और ABC ये है, तो इनमें कोण B और कोण D तो समान है। कोण B बराबर है कोण D के, क्यों बराबर है, क्योंकि 90 डिग्री के कोण हैं,
90 डिग्री के कोण होने की वजह से दोनों कोण तो ये बराबर हो गए। अब आगे बढ़ते हैं, तो अब आगे कहें अगर हम कोण यहां से ACB, कोण ACB बराबर होगा कोण, कौन से कोण के, यहां से यह सॉरी यहां पर जो हम बात करें अगर इस कोण की, C कोण नहीं, यहां पर बराबर होगा कोण A, इसमें भी कोण A आ रहा है और यहां पर भी कोण A आ रहा है, तो इसको हम कह सकते हैं कोण A यहां पर बराबर होगा किस कोण के, कोण A के। क्यों बराबर होगा, उभयनिष्ठ, तो हम इसमें लिख सकते हैं उभयनिष्ठ कोण है ये, उभयनिष्ठ कोण होने की वजह से ये दोनों बराबर हो जाएंगे। अब यहां पर एक कोण पहले से 90 डिग्री का है, दोनों में समान है, दूसरा कोण उभयनिष्ठ आ रहा है, इस कारण से ए नियम से, ए नियम से दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे, समरूप होंगे। तो हम लिखेंगे त्रिभुज ABC समरूप हो जाएगा त्रिभुज ADB के। तो इसे इक्वेशन नंबर 1 दे सकते हैं, यहां से हमने इसको इक्वेशन नंबर 1 दिया। अब आ जाते हैं हम नंबर 2 पर, अब हम आगे सिद्ध करेंगे, तो दूसरे नंबर पर चलते हैं, इसको फर्स्ट पॉइंट दे सकते हैं अगर देना चाहो। अब सेकंड पॉइंट पे चलते हैं कि त्रिभुज, अब ABC फिर से लेना है, ABC समरूप होना चाहिए किसके, त्रिभुज, दूसरा त्रिभुज, बचा हुआ त्रिभुज कौन सा है, इसमें ABC और ADB, ये तो हमने कर लिया। दूसरा है त्रिभुज ABC और BDC, तो इसको लिखेंगे BDC। अब यहां ध्यान से देखिए कौन कौन से त्रिभुज में कौन कौन से कोण जो है वो समान आ रहे हैं। इसमें हमने इसको इसके समान किया था, तो यहां पर कोण दोनों में A जो एक जैसा था, लेकिन और B और D बराबर थे। अब इन दोनों की बात करें तो यहां पर कोण B कोण D के बराबर है, क्योंकि ये दोनों भी 90 डिग्री है, तो यहां लिखेंगे कोण B बराबर होगा कोण D के। क्यों, क्योंकि 90 डिग्री के कोण है, ये दोनों 90 डिग्री के कोण है, इसलिए दोनों बराबर हैं। उसके अलावा कोण C इधर भी है और कोण C इधर भी है। यहां पर अगर इन चीजों को देखना चाहें तो देखो, कोण ABC, त्रिभुज ABC में C यहां पर है और BDC में D C यहां पर है, तो जो C है वो 2 बार काम आता है, दोनों में एक जैसा कोण है, इस कारण से कोण C बराबर हो जाएगा कोण C, दोनों में उभयनिष्ठ है, उसे लिखेंगे हम उभयनिष्ठ। और उभयनिष्ठ की वजह से अब क्या होगा, दोबारा से यहां पर कौन सा नियम काम करता है, यहां पर नियम काम करता है AA नियम। कौन कौन नियम से क्या हो जाएंगे, A नियम से दोनों ही त्रिभुज जो हैं, अब ये कौन से त्रिभुज ABC समरूप हो जाएगा त्रिभुज यहां पर BDC, दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। अब ये दोनों त्रिभुज तो समरूप हो चुके हैं, दोनों त्रिभुज यहां पर ये दोनों त्रिभुज जो है वो समरूप हो चुके हैं। अब हम बात करें किसकी, कि यहां क्या ये दोनों त्रिभुज भी एक दूसरे के समरूप है या नहीं है। तो समरूपता में समीकरण नंबर, इसको नंबर अगर हम 2 दें तो समीकरण 1 व 2 से हम लिख सकते हैं, समीकरण 1 व 2 से हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC समरूप था त्रिभुज AD, यहां पर ADB के, तथा और त्रिभुज ABC समरूप था त्रिभुज BDC के। अब यहां पर अगर एक चीज देखी जाए तो इस त्रिभुज में यहां पर देखिएगा ध्यान से कि बड़े वाले त्रिभुज में ABC जो था, इसके बाद ये छोटा त्रिभुज जो यहां बन रहा है, तो यहां छोटा त्रिभुज यहां पर B जो है, ये B, ये जो D है ये इस D के बराबर था, इसमें ये इसके बराबर है। यहां पर बड़े वाले त्रिभुज में कोण A दोनों में उभयनिष्ठ आता है, उसी कारण से इसका जो बचा हुआ कोण था, B और D तो बराबर थे, C बचा हुआ था, इसके C के समान था। इस कारण यहां पर जो कोण है वो जो त्रिभुज एक दूसरे के समरूप आ रहे हैं, इस कारण से ये दोनों त्रिभुज भी क्या हो जाएंगे, समरूप होंगे। क्योंकि यहां जब एक समरूप त्रिभुज दूसरे के समरूप है, तो वही त्रिभुज अगर तीसरे के समरूप दिया गया है तो वो दोनों भी एक दूसरे के समरूप होंगे। तो अतः हम क्या कह सकते हैं, अतः त्रिभुज ADB समरूप हो जाएगा त्रिभुज BDC के। और यही हमें यहां पर क्या करना था, यही यहां पर सिद्ध करना था, जो हमने यहां पर सिद्ध कर दिया है। तो देखिए, अब आप अगर इसको दोबारा से देखना चाहें तो कैसे किया जाता है यहां पर, तो इसलिए यहां पर जो त्रिभुज पहले से हमें दिया हुआ था कि बड़ा त्रिभुज छोटे एक त्रिभुज के समरूप है और बड़ा वाला त्रिभुज जो है वो दूसरे छोटे वाले त्रिभुज के समरूप है, तो दोनों छोटे त्रिभुज भी कैसे होंगे, समरूप होंगे। क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि समकोण त्रिभुज था, उसमें समकोण वाले कोण से सामने कर्ण पर शीर्ष लंब डाला गया, जिसकी वजह से बने हुए दोनों त्रिभुज और एक बड़ा वाला त्रिभुज, ये तीनों एक दूसरे के समरूप हो जाते हैं। तो यह इस प्रमेय में हमें जानने को मिला, जो प्रमेय 6.7 थी। तो आइए हम बढ़ते हैं अब हमारी अगली प्रमेय की ओर, जो होगी प्रमेय 6.8।
तो देखिए अब हम बात करते हैं हमारे अगली प्रमेय की ओर, जो है प्रमेय 6.8। इस प्रमेय में दिया है एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, जैसे कि हमारे ये समकोण त्रिभुज है, इस समकोण त्रिभुज में जो ये कर्ण है AC, इसका वर्ग शेष दो भुजाओं, एक भुजा ये और एक भुजा ये, के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो सिद्ध क्या करना है हमें, AC का वर्ग बराबर होगा AB वर्ग प्लस BC वर्ग के। तो इसके लिए क्या करना होगा, हमें 3 त्रिभुज लेने होंगे और यहां पर हमें आवश्यकता होगी इससे पहली प्रमेय की, जो प्रमेय 6.7 थी, जिसमें क्या था कि यदि कोई समकोण त्रिभुज हो और उस पर समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर एक शीर्ष लंब डाल दिया जाए तो बनने वाले जो त्रिभुज होंगे वो कैसे हो जाएंगे, वो समरूप होंगे। इस कारण से हमने यहाँ 3 त्रिभुज अलग अलग बना लिए हैं ताकि आपके लिए जो ये सवाल है थोड़ा आसान हो जाए और आप इसे अच्छे से समझ पाएं। तो देखिए अब शुरुआत करते हैं रचना से। तो रचना क्या करेंगे, इसमें रचना है B से शीर्ष लंब AC पर डालते हैं। अब 20 से अब AC पर डालेंगे तो वो क्या कहलाएगा, वो बनेगा BD लंब AC। अब यहां पर ये तो बना दिया, इससे हमने 3 त्रिभुजों को अलग अलग लिख दिया है। ABC बड़ा वाला त्रिभुज है, फिर उसके बाद में ADB है और BDC है। तो अब इसके बाद में देखिए सबसे पहले छोटे त्रिभुज लेते हैं। तो त्रिभुज, अब ऐसा करने से क्या होगा, त्रिभुज ABC समरूप हो जाएगा कौन से त्रिभुज के, त्रिभुज यहां पर ADB के, क्योंकि छोटा त्रिभुज है ADB के। हुआ कहां से, प्रमेय 6.7 से, जो अभी हमने की थी इससे पहले, जिसमें हमने जाना था। इससे निष्कर्ष क्या निकल के आएगा, इससे निष्कर्ष जो है वो कुछ इस तरह से निकल के आता है कि AD बटे AB। अब AD बटे AB कहां से आया, देखो ध्यान से, AD जो शीर्ष है, पहले एक बार तो हम इसमें शीर्ष लेंगे, तो AD बटे AB बराबर होगा किसके, AB बटे AC के। तो इसको लिखेंगे बराबर से AB बटे AC के। अब ये हमने यहां पर लिखा। अब इसके बाद में यदि इसको गुणा करें तो इसको आगे बढ़ाने पर क्या आता है, AB का स्क्वायर किसके बराबर होगा, तो AB दोनों का गुणा करेंगे, वज्र गुणा करने से AB गुणा AB करने से AB स्क्वायर बराबर हो जाएगा AD इंटू AC। समीकरण नंबर 1 दे सकते हैं इसको हम। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो ये तो पूरा हो गया है। अब इसके बाद में दूसरा त्रिभुज ABC समरूप होता है त्रिभुज, अब आगे बढ़ रहे हैं तो हम त्रिभुज, दूसरा त्रिभुज कौन सा है, दूसरा त्रिभुज है BDC, त्रिभुज BDC, यहां पर दूसरा त्रिभुज BDC है। अब उसमें भी हम क्या लिखेंगे, यही चीज होगी। तो यहां पर हमने शीर्ष लंब लिया था, यहां पर आधार होगा, तो यहां पर आधार जो DC है वो BC के बराबर होगा। तो क्या लिखेंगे, DC बटे BC बराबर से BC बटे, अब देखो यहां पर क्या था, यहां BC है तो यहां पर AC आएगा, तो BC और यहां पर AC। अब इनको जब आगे बढ़ाते हैं तो ध्यान से देखें, BC का वर्ग, तो यहां लिखेंगे BC का वर्ग किसके बराबर हो जाएगा, BC वर्ग बराबर से DC इंटू AC। अब ये आ जाता है समीकरण नंबर 2। अब इसके बाद में यहां पर देखिए अब क्या होगा इसमें, अब इसके बाद में हम देखो क्या करेंगे, अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को बस हमें जोड़ना होगा। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ने पर, देखिए जोड़ते हैं तो इनके AB स्क्वायर और BC स्क्वायर, इसको एक तरफ लिखेंगे तो इस लिखेगा जाएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर हो जाएगा किसके, पहले से लिखेंगे AD इंटू AC। अब उसके बाद प्लस फिर लिखेंगे DC इंटू AC, इसे लिखा। अब यहां ध्यान से देखिए दोनों में AC एक जैसा है तो AC को कॉमन में जो बाहर निकाल देंगे तो यहां रहेगा AB का वर्ग बराबर से BC का वर्ग बराबर, यहां से AC कॉमन लिया, AC कॉमन लेने से क्या बचता है, AC यहां से और यहां से AC बाहर निकालेगा, क्या बचा AD, यहां लिखेंगे हम AD प्लस में और ये आएगा DC, तो इसको DC लिख सकते हैं। अब सवाल को आगे बढ़ाते हैं तो आगे बढ़ाने पर हमें क्या मिलता है, देखो AB स्क्वायर जो था प्लस BC स्क्वायर था, तो यहां लिखेंगे AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, और यहां ध्यान से देखिएगा AC तो है हमारे पास, AD और उसके बाद में DC है, तो AD और DC मिलकर क्या बनाता है, पूरी AC भुजा बना रहे हैं, ये A से C तक की एक भुजा बन रही है। तो हम यहां लिखेंगे बराबर से AD, तो AC तो रहेगा ही और उसके बाद में AC,
यहां लिख सकते हैं हम AC और ब्रैकेट में फिर से AC। ऐसा क्यों लिखा है? क्योंकि AD प्लस DC, इसको अगर हम चाहें तो यहां लिख सकते हैं कि AD प्लस DC बराबर होता है AC के। कहां से हो रहा है? वो त्रिभुज में है, तो हम लिखेंगे त्रिभुज में है। कहां पर? चित्र में। तो इसके बाद इन दोनों का गुणा करेंगे तो यह आएगा AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग और उसके बाद बराबर से हो जाएगा AC, दोनों AC हैं तो ये आ जाएगा AC का वर्ग। और यही हमें चाहिए था। तो हमें क्या चाहिए? तो इसको अब पक्ष परिवर्तन कर सकते हैं, इसको इधर लिख दें चाहे हम, तो ये आएगा AC स्क्वायर बराबर से AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो ये हमारा जो पाइथागोरस प्रमेय है, जो हमने अब यहां पर प्रमेय 6.8 सिद्ध किए, इसे कहा जाता है पाइथागोरस प्रमेय। इसे पाइथागोरस प्रमेय कहा जाता है। अगर इस प्रमेय को अगर आप चाहें तो दूसरी भाषा में भी लिख सकते हैं। यहां पर तो हमने इसको भुजाओं के आधार पर लिखा है, अगर हम चाहें तो इसको डायरेक्ट कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं कि आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग बराबर होता है कर्ण के वर्ग के। तो इस प्रकार से पाइथागोरस प्रमेय जो है वो काम करती है। और पाइथागोरस प्रमेय की लिए जो आधार, लंब और कर्ण की जो मान होते हैं, इनके जो मान निकल के आते हैं वो कहलाते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट। उसको कहा जाता है पाइथागोरियन ट्रिपलेट। उसको कहा जाता है पाइथागोरियन ट्रिपलेट। इनको पाइथागोरियन ट्रिपलेट कहा जाता है, जिसमें दो संख्याओं का जो वर्ग है वो तीसरी संख्या के वर्ग के बराबर होता है। इसके लिए आपको हम एक उदाहरण बता सकते हैं। तो देखिए, जैसे मान लीजिए हमने संख्या ली, आधार को माना हमने 3 और उसके बाद लंब को माना है 4 और तब उसके बाद में जो कर्ण है वो कितना हो सकता है? वो होता है 5। कैसे? जब इसका वर्ग करते हैं और इन दोनों संख्याओं का वर्ग साथ में इसका भी वर्ग करें तो ये आता है 3 का वर्ग करने पर 9 प्लस 4 का वर्ग करने पर आता है 16 और ये होता है 25। अब दोनों को हल करके देखा जाए तो यहाँ पर दोनों मिलकर ये भी 25 होते हैं, जो बराबर होगा 25 के। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यहाँ पाइथागोरियन जो ट्रिपलेट है 3, 4, 5 एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। इसी प्रकार के अन्य भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट और भी पाए जाते हैं। तो आइए अब हम बढ़ते हैं हमारी अगली प्रमेय पर, जो होगी 6.9 प्रमेय। देखिए, अब हम बात करेंगे हमारे अगले टॉपिक के बारे में, जो है प्रमेय 6.9। इसमें दिया हुआ है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो पहली भुजा का सम्मुख कोण 90 डिग्री होता है। तो इसका मतलब है यहां पर पहले से ही हमें बताया गया है कि यहां जो AC है, AC का वर्ग बराबर है किसके? AB के वर्ग के प्लस BC के वर्ग के। तो हमें सिद्ध क्या करना होगा? तो हम यहां लिखेंगे कि सिद्ध करना है कि कोण B बराबर होना चाहिए 90 डिग्री। बस इतना सा हमें सिद्ध करना होगा। तो इसके लिए क्या करेंगे? सबसे पहले रचना करते हैं। तो इसमें हम लिखेंगे रचना क्या करना है? त्रिभुज PQR, एक त्रिभुज PQR बनाते हैं। तो पहले त्रिभुज PQR बना ले हम। तो त्रिभुज PQR कुछ इस प्रकार से बनाना है कि AB और यहां से PQ बराबर होने चाहिए और QR बराबर होना चाहिए BC के। तो इसमें ये इसके बराबर होना चाहिए। Q पर 90 डिग्री का कोण है। तो यहां पर लिखेंगे त्रिभुज PQR की रचना करते हैं जिसमें कोण Q बराबर से 90 डिग्री तथा PQ बराबर से होना चाहिए AB और दूसरा यहां पर QR जो है, QR बराबर होना चाहिए BC के। अब इतना हमने इसकी इस प्रकार से रचना कर दी है। अब रचना करने के बाद में हमें इसको क्या करना होगा? अब आगे बढ़ाना है। तो जब इसको हम आगे लिखते हैं तो इससे पहली जो हमने प्रमेय पढ़ी थी, प्रमेय 6.8, उसके अनुसार क्या होगा? यहां पर PQR जो एक त्रिभुज है वो समकोण त्रिभुज, ऐसा एक त्रिभुज है जिसमें यहाँ PQ का वर्ग और QR का वर्ग जो है वो कैसा दे रखा है? PR के वर्ग के बराबर दे रखा है। तो इसमें हम क्या कह सकते हैं? PQ का वर्ग प्लस QR का वर्ग बराबर होना चाहिए किसके लिए? PR के वर्ग के। कहां से?
में 6.8 से। ऐसा 6.8 से हमने क्यों लिखा? क्योंकि हमने यहां पर जो Q था वो भी 90 डिग्री माना है। इसको हमने यहां पर ऐसा 90 डिग्री माना था, तो प्रिज्म 6.8 से कैसा हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। अब इसको यदि हम रचना के अनुसार समझें तो रचना में हमने 2 लाइनें लिखी हैं यहां पर। इस रचना से हम यहां क्या लिख सकते हैं कि यहां लिख सकते हैं पी आर का वर्ग बराबर हो जाएगा किसके? तो पी आर जो है वो किसके? पी क्यू के वर्ग के, और पी क्यू किसके बराबर है? ए बी, तो इसको लिखेंगे ए बी का वर्ग। उसके बाद में प्लस यहां पर दूसरा जो है वो है क्यू आर, तो क्यू आर किसके बराबर है? बी सी के, तो इसको लिख सकते हैं बी सी के वर्ग के। ये कहां से आ रहा है? ये आ रहा है रचना से, इसको लिखेंगे हम रचना से है ये बराबर। रचना से इनको बराबर करने के बाद में अब हम आगे बढ़ेंगे कि कैसे इसको आगे किया जाता। देखिए, तो इसके बाद अब देखिए अब क्या करना होगा कि अब हम यहाँ कह सकते हैं कि प्रत्येक जो भुजा थी, अब यहाँ पर ये भुजा इसके बराबर आ गई थी, यहाँ पर ये भुजा इसके बराबर है, यहाँ ये भुजा इसके बराबर है, तो यहाँ पर ये दोनों जो भुजाएं हैं वो बची हुई भुजा के बराबर हो जाएंगी। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पहले से हमें यहाँ दिया हुआ था कि ये समीकरण किसके बराबर है। तो हम यहाँ एक बार लिख लेते हैं कि ए बी, या फिर इसको कुछ इस प्रकार से लिख दें कि ए सी का वर्ग बराबर था ए बी के वर्ग के प्लस बी सी के वर्ग के। और ये कहाँ है? ये दिया है, ये दिया हुआ है। अब जब ये दिया हुआ है तो इसमें ये दोनों पद एक जैसे हैं दोनों ही समीकरण में। अगर इनको समीकरण का नाम दें तो हम इसको समीकरण 2, इसको समीकरण नंबर 3 और इसको समीकरण नंबर अगर 1 दें तो अब उसके बाद क्या होगा? हम कह सकते हैं समीकरण 2 और 3 से, समीकरण 2 व 3 से पी आर का वर्ग बराबर है ए सी के वर्ग के, या पी आर बराबर है ए सी के। अब यहां देखिएगा कि हमने रचना जो की थी वो कुछ इस प्रकार से रचना की गई थी कि त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में, तो हम क्या कहेंगे? ए बी बराबर था पी क्यू के, बी सी बराबर था क्यू आर के, और ए सी बराबर है किसके? ए सी बराबर है पी आर के। अब ये कैसे है? ये दोनों जो थे ये तो रचना से आए हैं, रचना से, और इसमें ये जो तीसरा दिया हुआ है जो हमने यहां पर अभी लिखा है ये कहां से आया है? ये हमने अभी सिद्ध किया है, यहां पर इसको लिख सकते हैं हमने सिद्ध किया है, सिद्ध किया है। अब इसको सिद्ध करने के बाद हम क्या कह सकते हैं? दोनों ही त्रिभुज में ये भी भुजा है, ये भी भुजा दी हुई है, यहां पर ये भी भुजा दी हुई है, तो हम कहेंगे त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम हो जाएंगे त्रिभुज पी क्यू आर से। क्यों सर्वांग सम हुए? एस 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 नियम से। अब ये इनमें भुजा 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 नियम से दोनों कैसे हो जाएंगे? सर्वांग सम होंगे। जब ये दोनों ही त्रिभुज सर्वांग सम है, और सर्वांग समता हमें क्या बताती है कि जो त्रिभुज दोनों सर्वांग सम है तो उनका प्रत्येक जो अंग होगा, प्रत्येक जो उसका भाग है वो भी कैसा होगा? बिल्कुल बराबर होगा। इस कारण से कोण ए बराबर हो जाएगा कोण पी के, कोण बी बराबर होगा कोण क्यू के, और कोण सी बराबर हो जाएगा कोण आर के। तो अब यहां पर इसको हम यहां से उठाते हैं तो कोण बी बराबर होता है कोण क्यू के, जो किसके बराबर है? 90 डिग्री के। अतः हम कह सकते हैं अतः कोण बी बराबर हो जाएगा 90 डिग्री। और यही हमें सिद्ध करके दिखाना था, जो हमने अब यहां पर यह सिद्ध कर लिया है कि समकोण के जब दो भुजाओं का जब दो भुजाओं का वर्ग किया जाए तो उनके वर्गों का योग यदि तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर हो तो हम कह सकते हैं कि वो जो प्रथम भुजा थी उसके सामने वाला कोण 90 डिग्री ही होगा। तो यह हमें प्रिमे 6.9 में सीखने को मिलता है। तो इसके बाद देखते हैं और आगे हम क्या करेंगे। तो देखिए अब इस वीडियो में बस इतना ही, क्योंकि हमने यहाँ पर प्रश्नावली 6 की जो जितनी भी प्रिमे थी उन सबको पूर्ण कर लिया है। ये इसका तीसरा भाग है। इससे पहले 2 अन्य भाग दिए हुए हैं जो आप हमारे YouTube चैनल पर आकर देख सकते हैं। तो तब अब इसके लिए धन्यवाद। फिर हम मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ में एक नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।